नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, ये हमारी सर्जरी की फिर से एक क्लासेज है। सर्जरी की लगभग दोस्तों ये 9th क्लास होगी अपनी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 120 क्वेश्चन से लगभग 352 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो काफ़ी ये भी सेशन बड़ा होने वाला है थोड़ा। तो यहाँ दोस्तों हम इससे पहले जब हमने चर्चा की थी तो ये 311 तक अपन ने चर्चा की थी क्वेश्चन तक, और ये 312 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक गुड न्यूज़ ये देना चाहूँगा दोस्तों, जो हमारे जुड़े हुए चैनल से हैं, अगर जो भी इंटरेस्टेड है, तो हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा एनएचएम की जो टॉपिक हैं 180 लगभग 180 नंबर के जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, वहाँ पे जो हमने बुक है उसके अंदर इसमें एनएचएम का पार्ट तो है ही है दोस्तों, इसमें पीएसएम भी कवर हो जाती है। यहाँ पे पीएसएम के काफ़ी पार्ट भी एनएचएम के साथ ही हमने किया है कवर, तो वहाँ पीएसएम का पार्ट भी कवर होता है। तो लगभग ये अपन 210 क्वेश्चन नंबर तक के क्वेश्चन मान सकते हैं, इसमें कवर हो सकते हैं। तो इतने नंबर का अपने सिलेबस जो तैयार किया है वो बुक अपनी बिल्कुल रेडी है। आज हमने उसका फर्स्ट कॉपी लगभग आज 15 तारीख है, 15 अक्टूबर है, तो हमने फर्स्ट कॉपी आज छपवाई थी और हमने उसको देखा, तो उसमें कुछ थोड़े से करेक्शंस थे, ज़्यादा नहीं है, और हमने उसको रेडी करके अब कल जैसे नेक्स्ट 16 तारीख से उसको हम छपवाने के लिए पूरा रेडी कर देंगे। तो लगभग 2 से 3 दिन में वो रेडी हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट अपना रेडी है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स का जो मैं करा रहा हूँ, लगभग ये सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे अगर कोई होम्योपैथी का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो मैं 12 सब्जेक्ट है, और अदर कोई व्यक्ति अगर इसको लेना चाहता है तो उनके लिए अलग से एक छोटी बुकलेट वो छपा देंगे, जिसमें होम्योपैथिक सब्जेक्ट नहीं होंगे, उसके अलावा अपन सब्जेक्ट रख लेंगे। वो बुक्स अलग से रहेगी, उसमें पैथो है ना, सर्जरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सभी काफ़ी क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के, ऑप्स गायनों के ऐसे मिला के काफ़ी क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं। तो ये सेकेंड पार्ट जो अपना होगा वो लगभग अब से लगभग 15 दिन बाद 30 अक्टूबर तक वो पब्लिश हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 30 अक्टूबर बाद से एक जो नवंबर रहेगी उससे हम सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। जो ये अभी वाला पार्ट है ये हो सकता है अपन दिवाली के जस्ट पहले लोगों को बांटने शुरू कर दें, जो भी इच्छुक है। तो आपके लिए अच्छी खबर है दोस्तों ये हमारे द्वारा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि काफ़ी हमारे जो लोग हैं जुड़े हुए हैं उनको तो हमारी जो ये चीज़ें हैं काफ़ी पसंद आने वाली है। हमारे जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो दोस्तों उसमें टॉपिक्स जो कवर किए हैं ना वो सब रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस मिलने के चांसेस तो रहेंगे, पर आपको उसके साथ में कोलेट्रल जो कोई बुक्स होती है, कुछ भी गाइड होती है, कुछ छोटी ऐसे हम अपने ग्रुप में जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं उनको तो हम क्वेश्चन आंसर्स रोज कराते हैं, तो हम वहाँ तो हमारे कोई दिक्कत नहीं, हमारे से जुड़े हुए जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम वहाँ पे क्वेश्चंस रोज डाल रहे हैं, तो उनको तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अदर कोई अगर व्यक्ति होगा जो बाहर से खरीदेगा और पढ़ेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि हम क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं डाल पाते, क्योंकि काफ़ी दोस्तों उसमें 500 जो पेजेज हैं वो कवर हो चुके हैं। 500 पेजेस की वो बुक है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी भी है। तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो आपको डाल भी दूंगा 1 मिनट का बना के, छोटा सा, आप देखना दोस्तों, पसंद आएगी आपको। इसी के साथ मैं दोस्तों पहला क्वेश्चन लेता हूँ 312। इन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन। अब इसमें कौन सी कंडीशन है, वो जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा तो उसमें वो प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें दोस्तों हाइपरकेलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड ये कैल्सीमिया और केलेमिया, ये सभी जो कंडीशन है वो मिलती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो वाटरी डायरिया है वो किस कंडीशन में मिलेगा, अगर यहाँ पे स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जो होगा, इसका एक टाइप होता है दोस्तों पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, रेयर कंडीशन होती है वो, अगर वो एसोसिएटेड होगा है ना, तो टिपिकली जो टिपिकल कंडीशन होती है वहाँ पे ये एसोसिएटेड होता है स्मॉल लंग कार्सिनोमा से, ये वाटरी डायरिया। लेकिन जो एक जो कंडीशन होती है रेयर कंडीशन, जैसे पेरानियोप्लास्टिक, ऐसे लिखते हैं उसको, पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, इस कंडीशन में अगर ये सिंड्रोम होता है उस कंडीशन में डायरिया होने के वाटरी डिस्चार्ज चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों केवल क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि एक्सेप्ट इसके नोट्स इन, तो ये सभी कंडीशंस वहाँ मिलती है, तो वाटरी डायरिया नॉर्मली उसमें नहीं मिलेगा, इसमें स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में। तो ये आंसर भी यही अपने को यहाँ पे करना होगा। अगर यहाँ पे पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम दिया होता तो वहाँ सोच सकते थे दोस्तों कि वो ये कंडीशंस वहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ केवल स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के लिए डिस्कशन किया, तो वहाँ पे अपन इसको आंसर वाटरी डायरिया ये कंडीशन वहाँ पे नहीं मिलती है, बाकी सभी कंडीशंस में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3। काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है दोस्तों, इनको डिसाइड करना, क्वेश्चंस बड़े थोड़े लेवल के हैं। नेक्स्ट 313
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा इज मोस्ट लाइकली टू बी केविटेड, यानी केविटी किसमें फॉर्मेशन होता है, कौन सा ऐसा टाइप का ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा है लंग्स का, उसमें केविटी फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, तो ये एक टाइप होता है दोस्तों, इसके अंदर केविटी फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है तो ये टाइप होता है जिसमें स्क्विमस सेल कार्सिनोमा जो होता है उसमें केविटी फॉर्मेशन होता है लंग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 314, ए फोरेगन बॉडी कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टिंग द राइट मेन ब्रोंकस कोजेस, इसकी वजह से अगर कोई फोरेगन बॉडी लंग्स में प्रवेश कर जाएगी, यहाँ पे मान लो कि राइट जो ब्रोंकस होता है इसको मेन ब्रोंकस को कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ होगा डिक्रीज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर है, जो एयर की सप्लाई होती है दोस्तों ब्लड के थ्रू, वो सप्लाई रुक जाएगी वहां पे, ठीक है, कंप्लीटली रुक जाती है, तो वहां पे वेंटिलेशन जो परफ्यूजन रेशियो वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें फोरेगन बॉडी क्या होगा, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी राइट मेन ब्रोंकस को, कोजेस क्या होगा, डिक्रीज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बिकॉज इट प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम रीचिंग टू द एल्वेलाई। ठीक है, जो एल्वेलाई होती है उनके पास इसको एयर को पहुंचने नहीं देते, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड कैन नॉट टू फ्लो द लंग्स टिश्यू, इससे ब्लड जो होगा ब्लड फ्लो वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जो लंग्स एरिया है वहाँ पे, एंड उसकी वजह से फिर क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वो ऑक्सीजन फिर क्या होगा इसके अंदर, अगर इसकी ऑक्सीजन कमी, तो यहाँ कंडीशन क्या है, हाइपोक्सिक कंडीशन मिलेगी, हाइपोक्सीमिया मिलेगा, और एक वहाँ पे पेन मिल सकता है, चेस्ट पेन। ठीक है एक एटिलेक ये कंडीशन होती है दोस्तों कि लंग्स कोलेप्स कर जाते हैं, एक कंडीशन होती है एटिलेक्सिस। ठीक है, तो वहां पे लंग्स कोलेप्स कर जाते हैं प्रॉपर सप्लाई नहीं होने की वजह से। ठीक है, एटिलेक्टेसिस थोड़ा बोलने में अजीब रहता है, ये कंडीशंस मिलती हैं वहाँ, तो लंग्स कोलेप्स कर जाएंगे, उसकी जो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पे डिक्रीज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट जो फोरेगन बॉडी होती है मोस्ट कॉमनली किस साइड में जाकर के ब्रोंकस में फंसती है, तो यहाँ राइट साइड जो ब्रोंकस है तो उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोरेगन बॉडी कोई भी अगर जाती है अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर, तो वहाँ राइट ब्रोंकस में, क्योंकि सीधा होता है और ये थोड़ा ऊपर ऐसे होता है, तो यहाँ पे जाने के चांसेस कम, तो राइट में ज्यादा जाने के चांसेस। ये अपने डिस्कशन भी किया दोस्तों अपने क्वेश्चन आंसर्स में पहले। नेक्स्ट है दोस्तों हॉर्सनेस सेकेंडरी टू ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा इज यूजुअली ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर इनटू। अब ये हॉर्सनेस कब आएगी ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा में, वो कब किस कंडीशन में होगी, कहाँ तक वो रेडिएट कर जाएगा, तो इसमें लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पे हॉर्सनेस मिलेगी, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ये थोड़ा सा देख लेना दोस्तों ना, ये इसके अंदर चली जाएगी ना रिकरेंट जो लेरिंजियल नर्व है, तो वहां पे हॉर्सनेस मिलेगी फिर ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से। नेक्स्ट है दोस्तों द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप सीन इन ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, तो मोस्ट जो सबसे कॉमन होती है ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा किस टाइप का होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का टाइप होता है, तो ये पढ़ने पहले डिस्कशन। द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लंग्स, अब ये जो लंग्स की होती है बिनाइन टाइप की ट्यूमर सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, वो होती है हेमरटोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन होती है ये पल्मोनरी हेमरटोमा। ठीक है, इसमें क्या होता है मिक्स टाइप की होती है, इसमें मिक्स जैसे फेट कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू मिक्स होता है, इसमें फेट कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू मिक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या होता है चांसेस कम होते हैं, सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक होता है मोस्टली, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है वहां पे कफ मिल सकती है, कफ खांसी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट एसोसिएटेड विद पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब मोस्ट कॉमन जो कंजेनिटल डिफेक्ट है विद पल्मोनरी स्टेनोसिस इज क्या होगा, अब पल्मोनरी स्टेनोसिस के साथ में जो कंजेनिटल डिफेक्ट है वो कौन सा होगा सबसे मोस्ट कॉमन, तो वो होगा एएसडी, जो एट्रोसेप्टर डिफेक्ट होता है वो। इसमें क्या मोस्ट कॉमन वैसे अगर दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे एक टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट एक कंडीशन होती है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट सबसे मोस्ट कॉमन तो ये होती है, इसमें ये टाइप होता है टेट्रालॉजी फेलेट। तो इसके बाद में फिर एएसडी एंड वीएसडी दोनों होता है, फिर एएसडी और वीएसडी में भी एएसडी ज्यादा होता है कंजेनिटल डिफेक्ट, तो ये भी एक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एएसडी का एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है, एवीएसडी बोलते हैं इसको ना, होल होता है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, जो एट्रिया
और जो वेंट्रिकल होते हैं उनके अंदर होल होता है एक तरह से, ठीक है, होल, ठीक है। फोर हार्ट चेम्बर्स वैसे होते हैं, फोर्थ जो ये टेट्रालोजी और फेलोट, इसके बारे में थोड़ी चर्चा इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये सब बन जाते हैं। इसमें फोर जो चार प्रकार की हार्ट चेंज मिलते हैं, फोर टाइप के, ठीक है, फोर टाइप ऑफ हार्ट चेंज, तो आप लिख लेना, तो मैं उसको बोल देता हूँ। एक तो ये बाई बर्थ प्रेजेंट होते हैं, होल होता है इन हार्ट, हार्ट के अंदर वीएसडी बोल सकते हैं इसको, एक तो है ना, एक नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वाल, एक तो वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टिक डिफेक्ट होता है, वीएसडी कंडीशन मिलती है एक तो ठीक है, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टिक डिफेक्ट, और एक नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वाल, नैरोइंग ऑफ पल्मोनरी वाल, तो इसको पल्मोनरी स्टेनोसिस भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी वाल, आप लिख लेना दोस्तों ना, इसको पल्मोनरी स्टेनोसिस भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। थोड़ा मैं शुद्ध नहीं लिख पाता है क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस कम है दोस्तों यहाँ का। एक होता है ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ओवरराइडिंग, OVER फिर RIDING, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, एक ये कंडीशन मिलती है। तीसरी, एक चौथी होती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है ये चारों कंडीशन इसमें टेट्रालोफेलोट में मिलता है। और इसमें क्या जो इसकी वजह से क्या साइनोटिक कंडीशन हो जाती है, जो बच्चा होता है वो ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है उसके फेस का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया 318, काफी बार इसके बारे में चर्चा की अपन ने। नेक्स्ट है दोस्तों एक ब्लेलोक टोसिंग संट होता है एक, ठीक है, ये किस कंडीशन में मिलता है? ये मिलता है अपने को वीएसडी के अंदर ही, जो अपने टेट्रालोजी ऑफ फिलेट, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है दोस्तों, दैट क्रिएट ए पाथवे फॉर ब्लड टू रीच द लंग्स इन बेबीज विच सर्टेन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स सच एज टेट्रालोजी ऑफ फिलेट और पल्मोनरी एक्ट्रेसिया, ठीक है। इन कंडीशंस में ये बीटी संट होता है, ये सर्जिकल प्रोसीजर है दैट क्रिएट्स ए पाथवे फॉर ब्लड रीच टू द लंग्स, एक पाथवे बनाता है जिसमें जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचता है वहां से, हार्ट से, ठीक है विच certain congenital condition, congenital heart defect such as teratology of tetralogy of Fallot और pulmonary atresia। ये थोड़ा सा अब मैंने बोल दिया आपको, थोड़ा समझ लेना, लिख भी लेना दोस्तों बनाना क्योंकि काफी टर्मिनोलॉजी काफी हार्ड होती है, ये बहुत इजी नहीं होती है। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट इसके बारे में पढ़ने, बीटी संट इसमें मिलता है, इसको शॉर्ट में बीटी संट भी बोल सकते हैं, बी टी संट, ठीक है। ये होता है ब्लेलोक टोसिंग संट। नेक्स्ट है 320 नंबर का, मोस्ट कॉमन आर्टरी यूज्ड फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ये कोरोनरी आर्टरी जो बाईपास होता है, ग्राफ्ट होता है, उसके अंदर सबसे कॉमन जो आर्टरी होती है वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी का उपयोग किया जाता है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी ये मोस्ट कॉमनली अपने ली जाती है इसके लिए, कोरोनरी आर्टरी बाईपास के लिए, ग्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 321, ब्लड लॉस इज लिस्ट इन ट्रोमा टू विच चैम्बर ऑफ हार्ट। अब ये हार्ट जो चैम्बर है, ये हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं दोस्तों, कौन से चैम्बर को इंजरी की वजह से लिस्ट, जो ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर है लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम है दोस्तों, इसकी इंजरी होने के बाद, ट्रोमा होने के बाद ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पार्ट होता है ये थिनेस्ट होता है, एंड जो प्रेशर होता है यहाँ इसमें लेस होता है, जो प्रेशर भी होता है ब्लड फ्लो का वो भी यहाँ पे लोवेस्ट होता है, ठीक है। और लेफ्ट जो एट्रियम है वहाँ पे मोस्ट मस्कुलर जो चेम्बर्स होते हैं यही होते हैं, और थिकेस्ट वाल होती है इसकी, बिकॉज ऑफ इट कोजेज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एंटर्स द बॉडी हाई प्रेशर थ्रू द बाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर से यहाँ जाता है ब्लड इससे, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। और इसके अलावा भी अपन अगर देखें तो ये इसका मास भी, इसमें मेसिव ब्लड लॉस होता है, अगर इसमें इंजरी होती है तो मेसिव ब्लड लॉस होगा लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसकी इंजरी से। तो राइट जो यहाँ पे अपन ने आंसर किया इसका लेफ्ट एट्रियम आंसर किया, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उससे बहुत ज्यादा होती है ब्लीडिंग, अगर उसमें इंजरी होती है तो। राइट में ऐसा कोई रोल नहीं होता, राइट में तो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल इतना कोई रोल होता नहीं। राइट जो वेंट्रिकल है उसका भी वहां भी कम होता है ब्लड, अगर वहां इंजरी होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों
322 222वें नंबर का क्वेश्चन है। अबाउट एक्लेजिया कार्डिया ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट। अभी एक्लेजिया कार्डिया होता क्या है? एक्लेजिया क्या होता है? एक रेयर डिसऑर्डर होता है दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द फूड टू पास थ्रू द इसोफेगस ड्यूरिंग स्वेलोविंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है, ठीक है, ये लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है दोस्तों, थोड़ा समझा देता हूँ इसमें। ये अपना स्टमक है, तो यहाँ पे जो ये LES ये होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा जो एक्लेजिया कार्डिया होगा, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, जो ये नीचे का पार्ट है ना वो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे आकर के ऐसे। ठीक है, ऐसे होकर के फिर ये बिल्कुल छोटा सा होकर के फिर ऐसे स्टमक बनता है वापस, ये बंद हो जाता है यहाँ का पार्ट ये। ठीक है, ऐसे ये साइज में बढ़ जाएगा यहाँ का पार्ट। ठीक है, जो लोवेस्ट पार्ट का है ना, लोअर इसोफेगस है। और स्फिंक्टर क्या होता है, इसके लूज हो जाते हैं, यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं। ये जब फूड आता है तो ये रिलैक्स नहीं होते, रिलैक्स होने चाहिए, खुल जाना चाहिए था, ये खुलता नहीं है फिर यहाँ पे। ठीक है, और ये इसोफेगस डायलेट हो गई यहाँ पे, नॉर्मल होनी चाहिए थी। तो ये फूड क्या होता है, डिफिकल्टी हो जाती है फूड को निकलने में वहां पे। ठीक है, तो ये समझना है। तो यहाँ पे क्या है कि मोस्टली इन वुमेन, इसके अलावा ये मोस्टली ऐसा नहीं है, वुमेन्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायलेटेड इसोफेगस नैरोइंग टू ए पॉइंट, यानी यहाँ पे डायलेट जो नैरोइंग पार्ट होता है यहाँ डायलेट हो जाएगा इसोफेगस, बिल्कुल सही है। एक हिलर ऑपरेशन ट्रीटमेंट हो, हेलर ऑपरेशन, ये सही है। ऑल ऑफ द वो ये आंसर होगा, नहीं तो दोनों कथन सत्य है, ये कथन सत्य नहीं है एक्सेप्ट इसके। तो भाई मोस्टली वुमेन्स में होता है, ये मेल्स में भी होता है ना। तो ये कंडीशन इसको अपन लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है मेलरॉय वेज सिंड्रोम इज अकर्स इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। अभी मेलरॉय वेज जो कंडीशन है सभी कंडीशंस में होगा एक्सेप्ट इसके। तो ये दोस्तों सबसे यहाँ पे आंसर अगर देखेंगे तो सबसे पहले अपन पेशेंट हु यूज्ड एब्यूज एनाल्जेसिक, तो ये बिल्कुल सही बात है, इनमें होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स इनमें भी हो सकता है, पेशेंट विद हाइटिस हर्निया इनमें भी हो सकता है। चिल्ड्रंस होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मिडिल एज में होने वाला रोग है। ठीक है, जो मिडिल एज होती है लगभग 40 से 60 की एज होती है, वहां होता है ये, उन लोगों के होता है। इसमें क्या होता है, जो स्प्लिट कर जाती है इसोफेगस का जो पार्ट होता है, ऑफ्टन कोज्ड बाय फोर्स। तो कई लोग जो फोर्सफुली वोमिटिंग करते हैं, ठीक है, और हेवी अल्कोहल यूजर होते हैं कुछ, ठीक है, तो उनके अंदर ही होने के चांसेस होते हैं। वायलेंट वोमिटिंग होती है उनके अंदर, केओ में लोअर इसोफेगस होती है, वहां पे ये मुख्य रूप से होता है, और वहां पे जो पार्ट होता है वो स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 324 हाइटस हर्निया इज ट्रीटेड बाय। अभी हाइटस हर्निया है, किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है, ये निजेल फंडेलो एप्लीकेशन ये होता है, इसके द्वारा इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, निसेन फंडोप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आंसर होगा यहाँ पे, इसके द्वारा इसको ठीक किया जाता है। अब हाइटस हर्निया का होता है व्हेन द पार्ट ऑफ स्टमक। अब ये जो स्टमक का पार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये स्टमक का कोई पार्ट होता है तो ये स्टमक का पार्ट ये ऐसे ऊपर चला जाता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऊपर, यानी कि ये जो डायफ्राम है उसके ऊपर ठीक है, ये स्टमक से डायफ्राम से क्रॉस करके चेस्ट में चला जाएगा। उसकी वजह से क्या सिम्टम्स होगी, हार्ट बर्न होगा, चेस्ट पेन होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी। ठीक है, तो ये व्हेन द पार्ट ऑफ स्टमक पुश टू अप थ्रू द डायफ्राम इनटू द चेस्ट। ठीक है, इसको हाइटस हर्निया बोला जाता है, हाइटस हर्निया। ठीक है, तो ये पढ़ लेना दोस्तों ना, आपको समझ में आना चाहिए कि हाइटस हर्निया होता क्या है। तो आप चित्र से भी देख सकते हैं वहां गूगल करके किस कैसे भी कंडीशन। ठीक है, विच स्ट्रक्चर क्रॉसेज द इसोफेगस एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इनसाइड द टीथ। तो कौन सी स्ट्रक्चर क्रॉस करती है इनसाइड द टीथ से, अगर 25 सेंटीमीटर अगर नीचे तक जाएंगे अपन तो वहां पे लेफ्ट ब्रोंकस है वो क्रॉस कर रहा होता है इसोफेगस को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेफ्ट जो मेन ब्रोंकस होता है वो तो करता ही होता है, एक एओर्टिक आर्च होता है वो भी करता है। एओर्टिक आर्च अगर यहाँ होता है क्वेश्चन में तो वो भी एओर्टिक आर्च ये भी क्रॉस करता है इसको। ठीक है, लगभग 23 टू 27 जो सेंटीमीटर होता है उसके अराउंड होता है ये। ठीक है, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर दे रहे हैं मिड का, तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकस और एओर्टिक आर्च ये दोनों वहां क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसोफेगस को। नेक्स्ट है 326 कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ द इसोफेगस। अब ये कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर कौन है इसोफेगस की, लियोमाइमास होता है दोस्तों ना।
तो कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर होती है। नेक्स्ट बारेट्स अल्सर इज ड्यू टू, अभी बारेट्स अल्सर किसकी वजह से होते हैं? रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, यानी रिफ्लक्स हो ना, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है। तो बारेट्स अल्सर क्या होता है? ड्यू टू द क्रोनिक गैस्ट्रोफेरिंजाइटिस, इसकी वजह से रिफ्लक्स यानी क्रोनिक होगा। गैस्ट्रोइसोफेजियल जो रिफ्लक्स होता है वो क्रोनिक होता है, इसमें क्रोनिक टाइप का लंबे समय से हो रहा है। GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर सी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैक्सिमम डायलेटेशन ऑफ इसोफेगस अकर्स इन, अभी मैक्सिमम डायलेटेशन कहाँ होता है? तो ये एक्लेजिया कार्डिया अपन ने जस्ट पढ़ा था दोस्तों, अपन ने चित्र से भी इसको पढ़ा था एक्लेजिया कार्डिया को। एक्लेजिया कार्डिया जस्ट यहाँ पे अपन ने डिस्कशन किया था, ये देखो ये वाला, कि एक्लेजिया कार्डिया जब आया था तो अपन ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। ये इसमें बढ़ जाती है, इसकी जो इसोफेगस होता है उसका मैक्सिमम डायलेटेशन होता है इस कंडीशन में। स्ट्रक्चर तो अलग ही कंडीशन होती है दोस्तों, और कार्सिनोमा स्टमक में भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है इसोफेगस का पार्ट ना, और स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर बन जाते हैं यहाँ पे, ये बढ़ता नहीं है कभी भी, साइज डायलेटेशन नहीं होता इसोफेगस का। एक्लेजिया कार्डिया कंडीशन में ये कंडीशन मिलती है। ट्रू अबाउट कार्सिनोमा इसोफेगस, अभी इसोफेगस कार्सिनोमा होता है उसके लिए ट्रू कथन सत्य कथन सत्य क्या है? तो यहाँ क्या ए एंड बी दोनों आंसर है। मोस्ट कॉमन साइट इज लोअर एंड। तो दोस्तों यहाँ पे एक बोथ एडिनो एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दोनों में अकर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ जो आंसर करना पड़ेगा, बी ए एंड बी दोनों होंगे आंसर, है ना। तो डी आंसर किया हुआ है। ये जो कार्सिनोमा इसोफेगस के लोअर एंड में होता है, और बोथ टाइप का स्क्वेमस और एडिनो दोनों टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 330 है। ए 55 years old male has retrosternal discomfort related to physical exertion। फिजिकल एक्सरसाइज में ये बढ़ता है। पेन गेट्स वर्स आफ्टर लाइंग डाउन, देयर इज अ पार्शियल रिलीफ विद एंटासिड। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया आपने पढ़ा था दोस्तों, कि पार्ट होता है चेस्ट में चला जाता है इसका, ठीक है। जो स्टमक का जो कुछ पार्ट होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं। इस हाइटस हर्निया में ये रिट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट मिलता है, स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, फीचर्स ऑफ एक्लेजिया कार्डिया। कार्डियोस्पाज्म इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, किसके किसके अलावा सभी सिम्टम्स मिलते हैं। तो यहाँ इंक्रीज डिफिकल्टी इन सोलिंग, मोर लिक्विड देन सॉलिड। तो एक तो ये है लिक्विड में डिफिकल्टी होती है, ऐसे बता रखा है, देन सॉलिड। रिगर्जिटेट वोमिटिंग, डायलेटेड एंड इसोफेगस, बिल्कुल सही है। एक रेड टेल डिफॉर्मिटी मिलती है बिल्कुल बेरियम सिटी में, ये रेड टेल ऐसे होता है, रेड टेल ऐसे ऐसे, है ना। तो ये सभी कंडीशंस मिलती है, बी सी डी तीनों मिलती है। तो ये नहीं मिलती क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉलिड के अंदर ज्यादा दिक्कत होती है, सॉलिड को निकलने में। देन लिक्विड, लिक्विड तो थोड़ा बहुत चला जाएगा लेकिन सॉलिड नहीं जा पाएगा। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, लिक्विड देन सॉलिड दे रखा है, तो लिक्विड को निकलने में दिक्कत बता रखी है, तो लिक्विड नहीं सॉलिड को अगर निकल लगा तो वहां दिक्कत होगी। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, जस्ट उल्टा, है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एडेनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस इज सीन इन, तो ये बायट इसोफेगस होता है, इसके अंदर ये कंडीशन मिलती है, ठीक है। एडेनोकार्सिनोमा इसोफेगस इन बायट डिजीज, ठीक है। नोट ट्रू अबाउट पल्मर विल्सन सिंड्रोम, अभी पल्मर विल्सन सिंड्रोम क्या होता है, इसको अपन पेटरसन, एक होता है पेटरसन, यहाँ लिख लेते हैं, पेटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम, इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पल्मर, इसमें क्या होता है, जो क्लासिकल ट्रायोड होता है, एक क्लासिकल ट्रायोड होता है इसके अंदर, पढ़ लेना, पल्मर क्लासिकल ट्रायोड होता है जिसके अंदर तीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलेगा, एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलेगा, एक डिस्फेजिया मिलेगा, डिस्फेजिया, और एक इसोफेजियल वेव, इसोफेजियल वेव्स, ठीक है। ये मिलेगी तीनों कंडीशन। तो मिडिल एज जो वुमन होती है उनके अंदर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ये, है ना। मिडिल एज वुमन्स को, वुमन, वुमन्स, नॉट मेन, नॉट मेल्स, नॉट मेल्स। तो यहाँ पे मेल्स का आंसर दे रखा है, एल्डरली मेल्स को था, तो ये आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में ये कथन सत्य नहीं, और बाकी सभी कथन सत्य हैं। इसोफेजियल वेव अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों, ये रहा इसोफेजियल वेव से बनता है। कोइलोनिकिया होता है इसमें, प्रीडिस्पोज टू हाइपोफेरिंजियल मैलिग्नेंसी, इसके अंदर भी ये करता है, ठीक है। कि कॉलोनी के नाखून होते हैं, उनकी कंडीशन होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिला करती है। तो ये कंडीशन को नाम से लिख रखा है, ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये कंडीशन मिलती है। तो ये दोनों तो है ही है, ये भी है, ये नहीं है। तो ये सभी समझ में आएंगे, मन माइंड में अपने ये पता होगा कि कोइलोनिकिया बोलते किसको है, तो अपने को समझ में आ जाएगा आंसर ये नहीं है, अगर ये ट्रायोड पता है अपने को, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ लेना दोस्तों, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन से ना।
नेक्स्ट है 334, कॉमनेस्ट कोज ऑफ हेमाटेमेसिस एंड मिलेना। ठीक है, तो कॉमनेस्ट कोज क्या है? एक क्रोनिक जो पेप्टिक अल्सर होते हैं, ये मोस्ट कॉमनेस्ट कोज होते हैं क्रोनिक पेप्टिक अल्सर, इसकी मोस्ट हेमाटेमेसिस और मिलेना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 335, थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस इज एट द लेवल ऑफ। अब ये थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ मिलता है इसोफेगस का? ये मिलता है, तीन कॉन्स्ट्रिक्शन मिलते हैं इसोफेगस में। तो थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेयर इट पायर्स द डायफ्राम, ये डायफ्राम को जहाँ पायर्स करता है वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जस्ट अबव द स्टमक। ठीक है, ये T6 थोरेसिक जो 6 होती है उसके लेवल पे। ठीक है, 27 सेंटीमीटर लगभग लोअर फ्रॉम द इंसाइजर टी। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा 335 क्वेश्चन। 336 क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओरल कैविटी टू गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। अब ये ओरल कैविटी टू गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन तक कितनी लंबाई होती है? तो कुछ क्वेश्चन में मैंने देखा दोस्तों, कहीं पे कुछ किताबों में 40 सेंटीमीटर दे रखा, कुछ में 30 दे रखा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बुक में तो 30 सेंटीमीटर के अराउंड मिलेगा, क्योंकि अपन ने जस्ट इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ा कि वहाँ पे अपन ने 27 सेंटीमीटर को माना है इसोफेगस का जो पार्ट है वहाँ पे लंबाई जो देखिए। तो यहाँ 30 जो सेंटीमीटर, ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है आंसर होने के। तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, पर फिर भी आपको भी कंफर्म इसको पढ़ लेना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 337 क्वेश्चन है, मोटिलिटी इन द अपर थर्ड ऑफ इसोफेगस इज डिक्रीज इन ऑल एक्सेप्ट। जो मोटिलिटी होती है इसोफेगस की, वो अपर थर्ड जो पार्ट होता है इसोफेगस डिक्रीज हो जाती है एक्सेप्ट किसके? तो स्क्लेरोडर्मा में क्या होती है? बढ़ जाती है। तो स्क्लेरोडर्मा, हाँ, यहाँ पे दोस्तों जो मोटिलिटी डिक्रीज होती है लोअर थर्ड, इसमें स्क्लेरोडर्मा में लोअर थर्ड जो इसोफेगस होती है ना, लोअर थर्ड, ठीक है, उसकी डिक्रीज होती है मोटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ अपर थर्ड की नहीं होती। स्क्लेरोडर्मा यहाँ पे आंसर करना होगा। इन सभी कंडीशंस में और जो अपर थर्ड है उसकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एक्लेजिया, गार्डिया, मायोसिन ग्रेविस, इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्लेरोडर्मा आंसर होगा, यहाँ लोअर थर्ड में होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्क स्क्रू इसोफेगस। अभी कोर्क स्क्रू इसोफेगस होती है जो कोर्क स्क्रू की लाइक होती है, ऐसे 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 इसोफेगस किसमें मिलती है? ये मतलब डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है? अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसोफेगस का, कोजेट इस वाल लुक लाइक कर्ल और ट्विस्टर, जैसे कर्ल, ऐसे कर्ल होते हैं ना, कर्ल कर्ल और ट्विस्टिंग टाइप की, ट्विस्टिंग का। ठीक है, ट्विस्टेड होती है। ये किसमें मिलती है? डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन अपर जीआई ब्लीडिंग। अभी अपर जीआई ब्लीडिंग, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, उसके अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमन पता करेंगे अपन इन्वेस्टिगेशन को एंडोस्कोपी से पता करेंगे, भाई कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, किस पार्ट से। नेक्स्ट है, एक स्टार्टेज की एक रिंग होती है, ये कहाँ पाई जाती है? इसकी वजह से क्या हो सकता है? डिस्फेजिया इज द सिम्टम। इसकी वजह से सिम्टम मोस्ट कॉमनली क्या मिलेगा? डिस्फेजिया, निकलने में दिक्कत। ठीक है, ये क्या होता है? ये यही होती है इसोफेगस के अंदर ही, ये भी इसोफेगस के अंदर यहाँ पे लगभग मिलती है, यहाँ पे मिलती है, ऐसे ऐसे रिंग होती है एक छोटी सी। ये नैरोइंग होती है, नैरोइंग ऑफ लोअर इसोफेजियल दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ये नैरोइंग हो जाएगी यहाँ की स्वेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट 341, कार्सिनोमा इसोफेगस इज करेक्टेड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। अभी नहीं, कार्सिनोमा जो स्टमक होता है सभी से कंडीशंस होती है एक्सेप्ट किसके? तो यहाँ पे परनीसिस एनीमिया ऑप्टन प्रेजेंट। ऑप्टन प्रेजेंट का मतलब ये इसमें प्रेजेंट होगा, ऐसे ये होगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होती है, यानी कि ये सभी कंडीशंस इसमें मिलती है। मिडिल थर्ड, अपर थर्ड, ये तीनों में, दोनों में होता है, अपर वन थर्ड और लोअर वन थर्ड, यानी मिडिल वन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे परनीसिस एनीमिया की जो कंडीशन है ये होना जरूरी नहीं है, ये अगर होगा कभी तो ये प्रीडिस्पोज कर सकता है उसकी तरफ, कार्सिनोमा इसोफेगस के लिए। ये ओपन प्रेजेंट यानी प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है कभी भी। तो यहाँ पे आंसर भी इसका परनीसिस एनीमिया ओपन प्रेजेंट, यानी कि ये हो सकता है इसके प्रेजेंट होने, ये अगर किसी के हो गया परनीसिस एनीमिया तो रिस्क जो होता है, इंक्रीज रिस्क हो जाता है कार्सिनोमा इसोफेगस का। और ये परनीसिस एनीमिया होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये भी अपने को पता रखना होगा कि परनीसिस एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। और ये क्या करता है? इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12, तो ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर आल्सो। नेक्स्ट है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर विच एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। अब इसमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है? वो एसोसिएटेड होता है GER से, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। यहाँ पे जो स्क्लेरोडर्मा होता है ये इससे एसोसिएटेड होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है एक तरह का।
इसमें लोअर जो इसोफेजियल होती है उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था अभी जस्ट पहले। नेक्स्ट है दोस्तों मेलोरी वेज सिंड्रोम होता है। ट्रू इसके बारे में कथन सत्य कथन क्या है? तो अपन ने दोस्तों इससे पहले भी चर्चा की थी कि जो मेलोरी वेज सिंड्रोम होता है इसके अंदर टी स्प्लिट हो जाता है, जो इसोफेगस होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली वोमिटिंग, जो बहुत ज्यादा वोमिटिंग करते हैं बहुत ज्यादा, जैसे तेज बहुत ज्यादा आवाज से जैसे। ठीक है, और रेचिंग होती है उसमें, वोमिटिंग होती है, वायलेंट कफ होता है। ठीक है, उन कंडीशंस में ये होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ और एक सबसे जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है कि जो व्यक्ति सीन एल्कोहलिक, जो वो एल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उन लोगों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मेलोरी वेज सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लें। एक पेटरसन ये ब्राउन केली सिंड्रोम पढ़ने जैसे पहले पता कर लिया दोस्तों। इसे आल कंडीशन एक दो ये पढ़ लिया था। लोअर इसोफेजियल वेव नहीं होता यहाँ पे, जहाँ पे इसोफेजियल वेव्स तो प्रेजेंट होती है, लेकिन ये लोअर नहीं होकर अपर जो इसोफेजियल वेव्स होती है वो फॉर्मेशन उनका वहाँ उसमें पाया जाता है, अपर इसोफेजियल वेव्स के अंदर। और इसके अंदर डिस्पेजिया मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलेगा, और एट्रोपिक ये ग्लोसाइटिस मिलेगा। ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन भी होती है, फीमेल्स के अंदर होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये सभी कंडीशन अंदर मिलेगी एक्सेप्ट इसके लोअर इसोफेजियल वेव के। यहाँ अपर इसोफेजियल वेव होता तो आंसर वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लोअर इसोफेजियल वेव दे रखा है, इसलिए आंसर यही करना पड़ेगा कि इसके अलावा सभी कंडीशन मिलती है, करेक्टराइज होती है उससे ना। इन कार्सिनोमा इसोफेगस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? स्मोकिंग, पल्मोनरी विल्सन सिंड्रोम, रिफ्लक्स, ये सभी कंडीशंस कार्सिनोमा स्टोमा की तरह प्रीडिस्पोज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू अबाउट कार्सिनोमा इसोफेगस एक्सेप्ट, यानी कि ट्रू कथन क्या है? कार्सिनोमा डेवलप्ड एट द एक्लेजिया सेगमेंट। ये जरूरी नहीं है कि यहीं डेवलप हो, तो मिडिल जो मोस्ट कॉमन होता है मिडिल 1/3 में हो सकता है, अपर 1/3 में हो सकता है, एडेनोकार्सिनोमा इज कॉमन वेराइटी एंड स्मोकिंग इज द रिस्क फैक्टर। ये सभी कथन सत्य हैं एक्सेप्ट इसके कार्सिनोमा डेवलप्स एट एक्लेजिया सेगमेंट। ये कंडीशन हो ऐसा कुछ नहीं है, एक्लेजिया सेगमेंट हो वहीं पे ये डेवलप हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपर 1/3 में भी होता है, मिडिल 1/3 में भी होता है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स बाय, अब ये लोअर इसोफेजियल जो रिफ्लेक्स होता है, स्फिंक्टर होते हैं, वो किसकी वजह से रिलैक्स हो सकते हैं? कौन किसका बहुत ज्यादा सेवन करने से? यहाँ कैफीन और टी, जो ज्यादा चाय पीने वाले लोग आपने देखा होगा दोस्तों, उनके अंदर LES मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वहाँ पे उनमें एसिडिटी की कंप्लेंट, गैस बनने की कंप्लेंट काफी ज्यादा मिलती है जो कैफीन का यूज करते हैं और टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे LES होने के चांसेस, रिलैक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रू अबाउट बारेट्स इसोफेगस अबाउट ऑल एक्सेप्ट, बारेट्स इसोफेगस उसके बारे में सभी कथन सत्य हैं एक्सेप्ट इसके वेरिकोज वेन आर सीन। ये कंडीशन हो ऐसा नहीं है, ये नहीं होती है। प्रेग्नेंट तो बिल्कुल होती है। सीक्वेंस ऑफ प्रोलॉन्ग GERD, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स है, पर इसके प्रोलॉन्ग कंडीशन होने की वजह से ये हो सकता है बारेट इसोफेगस। एंड लोअर इसोफेजियल म्यूकोजा इज रिप्लेस्ड बाय इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ एपिथेलियम। तो लोअर इसोफेजियल म्यूकोजा होती है, रिप्लेस्ड होती है इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ एपिथेलियम से। ठीक है, नेक्स्ट LES स्फिंक्टर इज रिलैक्स्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, ये इसके अंदर अभी एट्रोपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट्स, ये तीनों चारों का रोल होता है यहाँ पे, इसको रिलैक्स करने का तीनों का रोल होता है जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं। मोर्फिन के अलावा, मोर्फिन का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछना चाहिए कि किसके अलावा, एक्सेप्ट किसी, तो मोर्फिन के अलावा सभी ये LES प्रोड्यूस करते हैं इसमें। ट्रू अबाउट एग्लेजिया कार्डिया इन इज ऑल एक्सेप्ट, कथन सत्य किसके अलावा? डिस्पेसिया बिल्कुल प्रेजेंट होता है, एब्सेंस ऑफ ऑर्बिक प्लेक्स, ये पढ़ लेना तो ये ऑर्बिक प्लेक्स में एब्सेंट होता है एग्लेजिया कार्डिया में। वहाँ जब वो कंडीशन मिलती है ना एग्लेजिया कार्डिया, जो लोअर ES होता है यहाँ पे, ये ऑर्बिक प्लेक्स की एब्सेंस होती है। मोटिलिटी इंप्रूविंग एजेंट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट, मोटिलिटी जो बढ़ाने के वाले इसमें एजेंट यूज किए जाते हैं, बिल्कुल सही। इसोफेगोमी इज ट्रीटमेंट, ये कथन सत्य नहीं है कि इसोफेगोटमी कर देंगे। कॉमनेस्ट है वो कार्सिनोमा इसोफेगस डायग्नोस्ड, अब ये अपर 2/3 होता है ना, जो अपर एंड मिडिल जो इसोफेगस होता है, ये कॉमनेस्ट साइट होती है यहाँ कार्सिनोमा इसोफेगस। ठीक है, तो अपर थर्ड के अंदर दोस्तों, यहाँ पे अपर थर्ड का मतलब ये होगा कि जो अपर थर्ड यानी कि पूरी जो ये इसोफेगस है उसके अंदर जो नीचे का 1/3 छोड़ करके ऊपर का जो पार्ट है उसमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अपर थर्ड के अंदर। तो इसमें अपर 1/3 और मिडिल 1/3 दोनों भी दे सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, अपर 1/3 और मिडिल 1/3, तो ये दोनों मिलाकर 2/3 हो जाते हैं। तो अपर जो 2/3 होता है वो पार्ट में कार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अपर और मिडिल, है ना ये। ठीक है, तो ये समझने की चीजें होती है दोस्तों। आपको खुद को भी थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है कि आपके सामने कोई टर्मिनोलॉजी आ रही है ना वहाँ पे, तो उस टर्मिनोलॉजी को लिख के उसको समझ लेंगे तो वहाँ पे आंसर करने में आपके अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन उस चीज से रिलेटेड बनता है तो आप उसका आंसर इजीली कर पाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी क्लास फिनिश करूंगा। अपने काफी क्लास लंबी ली है, 34 मिनट लगभग हो चुके हैं, 34 से 35 मिनट, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करता मैं। और क्वेश्चंस भी काफ़ी अपने कवर किए, और अपने बुक का एक बार और फिर मैं छोटा सा एक वीडियो डालूंगा, आप देखना दोस्तों, आपको पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास फिनिश करता हूँ।